रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 39 आज प्रॉमिस करता हूँ कि लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको CCNA सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने रात को जो सा है एक दफ़ा दोबारा CCNA की सिस्को की वेबसाइट पे जाके CCNA सिक्योरिटी की जो है सिलेबस को वेरीफाई किया और मैं 110% हैप्पी हूँ जो हम लोगों ने कवर किया। हमने जो सा है अगर उन्होंने 10 टॉपिक डिस्कस किए हुए तो हमने 20 टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये जो रैबिट है इससे भी आप देख देख के तंग आ गए होंगे और ये हमें देख देख के तंग आ गया होगा। तो लिहाजा दिस इज लास्ट स्लाइड और बड़ा आज कुछ पढ़ना नहीं है मगर बहुत सारी चीज़ें हमने टच करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, तो आज हम CCNA सिक्योरिटी का लास्ट लेक्चर, सिक्योरिटी एग्जाम, डिफेंस इन डेप्थ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पोस्ट की थी उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। गो के हर एक पॉइंट जो आप लोगों ने फेसबुक के पेज के ऊपर लिखा है वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कवर करना। ठीक है, मगर मैं कोशिश करूंगा कुछ पॉइंट। और इस स्लाइड के आखिर में ना मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो गार्टनर की 2014 के एंड के ऊपर यानी वर्चुअली 2015 के अंदर उन्होंने टॉप 10 सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की चीज़ें डिस्कस की हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो बहुत डिटेल है, यानी वो अगर वो आपको समझ आ जाए तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गुरु हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द टॉप थिंग। वो मुझे भी आधी चीज़ें नहीं आती उसमें से। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मगर दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। CCNA सिक्योरिटी एग्ज़ाम, हमें एग्ज़ाम का नंबर पता है 640-554-554। इम्प्लीमेंटिंग सिस्को iOS नेटवर्क सिक्योरिटी, एग्ज़ाम की बुकिंग एंड अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लड़के बहुत दफ़ा पूछते हैं और मेरे ख्याल में मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ। तो नंबर 1 पार्ट 1 क्या कि आपने जी उर्दू IT अकेडमी के लेक्चर सुनने हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या कि आपने बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, पार्ट 3 क्या कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस हैं सिक्योरिटी, CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ उर्दू IT अकेडमी से रिलेटेड। आई होप टीम मुझे माइंड नहीं करेगी। तो हम जो है ना कुछ अराउंड दीज क्वेश्चंस ना कोई सिस्टम लेकर आ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। अराउंड अगर मैं सही हिसाब लगा रहा हूँ तो 800 मैन आवर्स अभी तक हम इस चीज़ में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर हम लेक्चर नहीं बना रहे तो हम उसके बैक एंड पे कुछ कर रहे हैं और वो इतनी बड़ी टीम नहीं है, 2 या 3 लोग मैक्सिमम होते हैं जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड ताकि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें उसको आपको हेल्प करने के लिए हम उसके ऊपर काम करें। मोर देन 800 मैन आवर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं उस चीज़ के अंदर। आपको उस चीज़ के ऊपर अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, आप बिल्कुल तैयार हैं, अब आपने करना क्या? करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये कुछ स्लाइड्स ऑलरेडी खोली हुई हैं। ठीक है, आपने Pearson VUE की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। ठीक है, अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर हैं तो मेरे ख्याल में आपको टेस्टिंग सेंटर को खुद ऑलरेडी बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, मुझे नहीं पता इंडिया के अंदर क्या सीन है, तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, से फॉर एग्जांपल यूरोप में हैं, तो टेक द टेस्ट, स्केड्यूल एंड एग्ज़ाम, तो गेट स्टार्टेड का बटन दबा दें और यहाँ पर आप अपनी टेक्नोलॉजी का नाम लिख दें जिस टेक्नोलॉजी में आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सिस्को सिस्टम्स क्लिक करेंगे, आपको सिस्को सिस्टम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड पेज आ जाएगा। और इसके बाद जो सा है आपने यहाँ पर होगा फाइंड अ टेस्टिंग सेंटर, आप अपना टेस्टिंग सेंटर ढूंढें। ठीक है, आ जाओ भाई टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको लंदन के करीब कोई टेस्टिंग सेंटर चाहिए, आप सर्च का बटन दबाएं और ये आपको लंदन के करीब जितने टेस्टिंग सेंटर्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल नॉलेज जो ओल्ड स्ट्रीट के ऊपर कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, मैं अक्सर कभी कभी यहाँ जाता होता हूँ। ठीक है, आपको ये कैंपस चाहिए तो आप इसके ऊपर फर्दर एग्ज़ाम की बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी से पीछे एक दफ़ा पिछली स्लाइड पर आ जाए और थोड़ा पीछे आ जाए। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर बुक एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट, मेरे ख्याल में कैंसिल इन एग्ज़ाम, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसके अंदर जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई एग्री विद द पॉलिसी करना पड़ेगा, माइंड कर गया मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना एग्जाम बुक करवा सकते हैं और उसके साथ फिर आपको एग्जाम का नंबर पता होना लाजमी। ठीक है, ये Pearson VUE से हमारी जान छूट गई। उसके बाद अगली जो ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है वो है CCNA सिक्योरिटी। आपने सिस्को की वेबसाइट पे जाना है, लर्निंग एंड सर्टिफिकेशंस के अंदर जाना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग एंड इवेंट्स के अंदर चले जाएँ। ठीक है, और CCNA पे चले जाएँ।
ठीक है। और ये CCNA सिक्योरिटी आपका आ गया सबसे नीचे, ठीक है। बहुत ईजी ब्राउजिंग है, बहुत ईजी प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम कोई एक्सपायर नहीं हो रहा। अगर कल को कभी कोई एग्ज़ाम एक्सपायर हो जाइए, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कभी भी हमारी उर्दू IT अकेडमी की कोई भी सीरीज़ एक्सपायर होती है तो हम क्या करेंगे, हम उस सीरीज़ को वहीं रहने देंगे और जो नई सीरीज़ और पुरानी सीरीज़ के बीच में जो नए एडिशनल टॉपिक्स हैं सिर्फ वो डिस्कस करके नए एग्जाम नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। सिंपल मोस्ट लॉजिकल वे है, हम दोबारा पूरी सीरीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ एडिशनल जो 4 या 5 टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग सिस्को iOS नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसके अंदर स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, और कुछ और बातें डिस्कस की हुई है, वो सारी की सारी आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग के रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आपने एग्ज़ाम लेना है, रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पॉलिसी, अगर आपने रीसर्टिफाई करना है, अगर खुदा न खास्ता आपका एग्ज़ाम फेल हो गया तो उससे रिलेटेड आपको वेट वूट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। और ये वो एग्ज़ाम है, ठीक है। रिकमेंडेड ट्रेनिंग, एडिशनल रिसोर्सेज, अगर आपको कोई एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ना आ सके। आप लोग इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मगर आपको जब भी एग्ज़ाम बुक कराने लगें तो आपने ये एग्ज़ाम नंबर को याद रखना है। 90 मिनट का एग्ज़ाम है, इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, पियर्सन VUE जो टेस्टिंग सेंटर है उसके अंदर मिलेगा। 55 से 65 क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। और दोबारा हम वापस चले जाएं और CCNA सिक्योरिटी, अच्छा, और प्रैक्टिस एग्ज़ाम क्वेश्चन, CCNA सिक्योरिटी के प्रैक्टिस एग्ज़ाम क्वेश्चन ये यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये पैसे लेते हैं या नहीं, मगर आप लोगों ने खुद देखना है ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सेल्फ स्टडी मटेरियल्स कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। और सिस्को नेटवर्क प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, ये मेरे ख्याल में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉग नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सैलरीज, जो लोग यूरोप, कनाडा, अमेरिका कनाडा वाली साइड पर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मगर लाइक सिस्को खुद बता रही है तो कितने % आपने ट्रस्ट करना है। डाटा सिक्योरिटी एनालिस्ट या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट 2014 और 15 के दरमियान जो सा है वो उनकी सैलरीज ऊपर गई हैं, ठीक है। बाकी एशियन कॉन्टिनेंट्स में क्या है वो कैन नॉट से, और ये फिगर भी जो सा है ना स्लाइटली ओके 80% करेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर अपनी टेक्नोलॉजी को फोकस करना है, मगर अब उससे बाहर भी जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसको भी बंद कर देते हैं, वापस हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जनाब हमने देख लिया कि हमने CCNA का एग्ज़ाम किस तरह अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और हमारे पास सारा मटेरियल है, और पियर्सन VUE की वेबसाइट पे चले जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे और आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है डिफेंस इन डेप्थ। अच्छा, डिफेंस इन डेप्थ ना काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ट्रस्ट मी इज़ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक सिंपल वर्डिंग यूज़ करता हूँ। वो वर्डिंग पता क्या है, वो है एंड टू एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड टू एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट मशीन से लेके आपके सर्वर तक, या आपके सर्वर से लेके आपका जो यूज़र आपके सिस्टम पे कनेक्ट हो रहा है उस तक, यानी पूरी की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने बेस्ट इन द ब्रीड IPS लगा दी, बेस्ट इन द ब्रीड जो है फायरवॉल लगा दी, ठीक है। आपने जी तमाम सोल्यूशन लगा दिए, मगर यूज़र के पास विंडोज़ XP है और वो पैच भी नहीं है, ठीक है। ये डिफेंस इन डेप्थ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो सिक्योरिटी का जो लैंडस्केप है ना वो बड़ी स्पीड से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ अर्सा पहले जो से हैं कुछ स्पेसिफिक अटैक होते थे, अब जो से अटैक्स एडवांस हो गए। मेरे ख्याल में हमने CCNA सिक्योरिटी के स्टार्टिंग में देखा था कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ एन अटैक है वो कम हो गया, अब स्क्रिप्ट किडीज़ बढ़ गई और बड़े बड़े टारगेटेड अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। कॉरपोरेट जो से एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी अटैक्स करती है, कॉरपोरेट एस्पियोनाज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस इन डेप्थ या डिफेंस विद इंटेलिजेंस एक और सिस्को ने टर्म यूज़ की है। ये सिस्को की जो है लास्ट ईयर की जो सिस्को की कॉन्फ्रेंस थी सिस्को लाइव, उसके अंदर की स्लाइड है ये। तो सिस्को सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑपरेशन एक बनाया, उसके अंदर बिलियंस ऑफ डाटा पैकेट्स को ये लोग एनालाइज करते हैं और उसके अंदर फिर ये इंफॉर्मेशन जो से हैं एज अ सिग्नेचर या एज अ अपडेट आपके सिस्टम को फीड करते हैं, ठीक है। जो ये सिस्को की एडवांस फायरवॉल्स आई हैं या IPS, जो इन्होंने अब सोर्स फायर का IPS ले लिया, जो हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया अपने CCNA सिक्योरिटी में। मेरे ख्याल में अगले से अगले साल जो है ना 2016-17 तक ये CCNA सिक्योरिटी दोबारा शायद रिवाइज हो, तो फिर उसके अंदर मेरे ख्याल में ये लोग डिस्कस करें, मगर सोर्स फायर इज़ टू अर्ली टू डिस्कस, ठीक है। तो वो क्या करता है, SMTP के कनेक्शन वैलिडेट कर दिए, बैड और अनवांटेड कंटेंट्स डिस्कस कर दिए, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को डिस्कस कर नोटिफाई कर लिया, हॉस्टाइल एक्शन, मलिशियस कंटेंट ऑन द एंड पॉइंट, ये तमाम चीज़ें की इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट से इकट्ठी करता है और आपकी फायरवॉल को नोटिफाई कर देता है, आपकी सिक्योरिटी अप्लायंसेस को नोटिफाई कर देता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने सिस्को की वेब फिल्टरिंग अप्लायंस लगाई हुई, जिस तरह किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी ब्लू कोट की वेब फिल्टरिंग अप्लायंस, वेब सेंस की वेब फिल्टरिंग अप्लायंस।
अब मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ urduitacademy.com, हिट एंटर, urduitacademy.com के पास चला जाता हूँ। जब उन कंपनी के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सेंटर को ये पता चल जाता है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर ना किसी ने मेलवेयर अपलोड किया हुआ है, ठीक है, ये एड क्लिक्स की एडवर्टीजमेंट अपलोड की हुई है और कुछ किया हुआ है, ठीक है, या किसी ने मेलिशियस कंटेंट जो से है उस सर्वर के ऊपर, यानी उर्दू IT अकेडमी के सर्वर हैक हो जाए और हैकर जो है उसके अंदर उसके सर्वर में से उसे कोई इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मगर उसके लिए उसको क्या मिलेगा, उससे एडवांटेज कि जितने लोग उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट को ट्रस्ट करते होंगे वो सब उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, और अगर उन्हें वहाँ पे लिखे हे गाइस क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम उर्दू IT अकेडमी, यूज़र ने क्लिक कर देना है। जब यूज़र क्लिक करेगा तो उसके पास तमाम कॉन्टेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे। सिक्योरिटी कंपनी जो डिफेंस इन डेप्थ जो टाइप के सोल्यूशन आपको ऑफर करते हैं, उनमें से कुछ वेबसाइट्स जो से ये कुछ सर्विसेज, कुछ वेबसाइट या प्रोवाइडर ये सर्विसेज ऑफर करते हैं कि अगर उर्दू IT अकेडमी के पास खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ हो जाती है और या अभी कंप्रोमाइज़ हुई है हमें ना पता हो, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग और ये फिर यूज़र को बताते हैं उर्दू IT अकेडमी ठीक वेबसाइट थी मगर अभी वो मेलिशियस कंटेंट होस्ट कर रही है, तो इसलिए अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वार्निंग रेटिंग, उर्दू IT अकेडमी की रेटिंग कम हो जाएगी और बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सा एक वन ऑफ द इंडिकेटर हो जाता है आपको कि यार ये कंप्रोमाइज़ होगी ये चीज़, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपके पास सिग्नेचर्स आने शुरू हो जाते हैं कंपनी के अंदर, अच्छा ये इस तरह का अटैक हो रहा है, या आपके पास अपना कोई वेब सर्वर लगा हुआ है और उस वेब सर्वर के ऊपर से फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस चल रहा है और वर्डप्रेस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी आई और वो जो सी है वो वाइल्ड में अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी बंदा उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उसका सिग्नेचर उठा के आपको दे देंगे और आपकी IPS जो अप्लायंस होगी वो उसको ब्लॉक कर सकती होगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा थर्ड पार्टी पार्टनरशिप है, ये यानी कि एक थर्ड पार्टी है वो कहती है कि यार आपके पास जितनी ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, आयरन पोर्ट सिस्को का एक सिक्योरिटी अप्लायंस है जो आपके मेल एक्सचेंज सर्वर के आगे बैठता है, जो स्पैम या स्पैम असैसिन आपने फ्री वर्जन देखे हो, अगर कोई ईमेल आ रही है आपके पास और वो ईमेल जो सी आपको हिट करती है, मगर आप कहते हैं नहीं, इस ईमेल को हिट करने से पहले से इसको आयरन पोर्ट जो सा एम्बेड किया हुआ है मैंने एक थर्ड पार्टी के साथ जिसके पास फिशिंग डेटाबेस है बहुत बड़ी, मुझे इस टाइम उस पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा, तो उसके मिलियंस ऑफ फिशिंग ईमेल्स के एड्रेसेस और कोई भी कंप्रोमाइज ईमेल है उनके पास इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज पड़े हुए हैं। तो जिस तरह ही आपके पास कोई ईमेल आती है, आप उस कंपनी से उस थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन की हुई है आपने, तो वो आपकी ईमेल देखते साथ बताती है ये फिशिंग नहीं है, इसको आने दो, ठीक है। तो आप फिशिंग ईमेल से अपने आप को बचा लेते हो, क्योंकि फिशिंग ईमेल इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और आपके पास आती हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी सोल्यूशन इज़ नॉट 100% सिक्योर, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गलती कर सकते हैं, उनका सिग्नेचर या कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद थ्रेट रिसर्च आ जाती है। अब थ्रेट रिसर्च इज़ अ मैसिव फील्ड, ठीक है। इवन कुछ कंपनीज आपको सोल्यूशन देते हैं, से फॉर एग्जांपल आप उर्दू IT अकेडमी है और आप हमें चाहते हैं कि हम डार्क नेट के ऊपर, या जो डार्क इंटरनेट है जो आप गूगल से नहीं पहुंच सकते, डार्क नेट के ऊपर जो सा है आप हमें चाहते हैं कि हम सर्च करें उर्दू IT अकेडमी का कोई सर्वर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ, तो अगर उर्दू IT अकेडमी के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है तो वो उस कंपनी को पैसे देगी और वो पूरे डार्क नेट के ऊपर सर्च करती रहेगी कि अगर आपके सर्वर कभी भी कंप्रोमाइज़ होगा और कोई ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो उर्दू IT अकेडमी को पता चल जाएगा कि हमारा सर्वर कंप्रोमाइज़ हो गया। तो बिफोर वो चीज़ जो सी वायरल हो या पेस्ट बिन पे पड़ी हुई हो या टोरेंट पे चली जाए, तो हम जो सा है उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा लैंडस्केप है, यानी सिक्योरिटी इज़ अ बिग मैसिव फील्ड। ये तो अभी आपने जो सा पैर ही रखा है उसके अंदर। डिफेंस इन डेप्थ के ऊपर एक बुक है, ठीक है, उमर संतोष की, और ये जो सी बुक है ना थोड़ी सी पुरानी है, 2009, 10, 11 के दौरान की है, मगर इट्स अ गुड रीड। अगर आपको मिल जाए या किसी दोस्त के पास फ्री में पड़ी हुई है तो फिर पैसे दे के, अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप इस पर खर्च भी कर सकते हो। $30-40 की बुक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिस्को सेफ या सिस्को सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सिस्को का URL मैंने नीचे लिखा हुआ है। सिस्को सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये सिस्को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये आ गया हमारे पास, सिस्को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल विजिबिलिटी एंड कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें विजिबिलिटी नहीं होती कि हमारी ट्रैफिक क्या है। अब विजिबिलिटी से जब आप मुराद दे रहे हो तो क्या मतलब, आपके पास नेटवर्क है, मैं आपको कहता हूँ, आपको पता है कि आपके घर के नेटवर्क के ऊपर जो जितने लोग हैं, या आप अपने कॉलेज में छोटा सा नेटवर्क ले लेते हैं, मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि कितने लोग जो से हैं मैलिशियस वेबसाइट पे जा रहे हैं, या कितने लोग स्काइप यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग टोरेंट यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं? आप कहेंगे आई डोंट हैव अ क्लू।
तो ये मसला हमारा आ जाता है विजिबिलिटी का। जब तक हम विजिबिलिटी क्लियर नहीं कर सकते तो हम चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते तो हम उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें विजिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछें कि आपको पता है उर्दू IT अकेडमी पे कितने लोग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करते हैं, तो नहीं पता, इसका मतलब मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है, मुझे कुछ देखना चाहिए कि मुझे विजिबिलिटी कैसे मिलेगी, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करें, हम मॉनिटर करें, हम कलेक्ट करें, डिटेक्ट एंड क्लासीफाई यूज़र के कौन सा यूज़र जो सा किस कैटेगरी में आता है, ट्रैफिक, एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल। अगर हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है तो हम यूज़र को फेसबुक पे जाने से नहीं रोक सकते, अगर हमारी कंपनी पॉलिसी रिक्वायर करती है कि हमने फेसबुक ब्लॉक करना है, ठीक है। हर कंपनी फेसबुक ब्लॉक नहीं कर सकती, हर कंपनी यूट्यूब ब्लॉक नहीं कर सकती, हर कंपनी ड्रॉप बॉक्स ब्लॉक नहीं कर सकती, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद मॉनिटर और फिर कोरिलेट। कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे हैरान हूँ कि 2009 के अंदर सिस्को ने ये जो सा सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क दिया हुआ, और अब बहुत सारी कंपनियां लास्ट 2 to 3 ईयर्स में ये जो सी है कोरिलेशन पे काम कर रही हैं। उससे पहले कोरिलेशन पे कोई काम नहीं हो रहा था। कोरिलेशन की एग्जांपल क्या कि दिन को सुबह 8 बजे मुझे फायरवॉल से पता चलता है कि मेरे पास कोई बंदा कनेक्ट हुआ और उसका कनेक्शन जो सा है 1 आवर से ज़्यादा का है, ठीक है। 8:10 में मुझे पता चलता है कि मेरा IPS का एक सिग्नेचर ट्रिगर हुआ है। 8:15 पे मुझे पता चलता है कि IPS के सिग्नेचर्स जो से हैं कुछ बाईपास हुए हैं या IPS की परफॉर्मेंस बढ़ गई है। और 8:30 पे मुझे पता चलता है कि मेरे पास एक सिस्टम ने कोई FTP फाइल डाउनलोड की है। और 8:40 पे मुझे पता चलता है कि मैं उस फाइल ने जो सा है इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। 8:50 पे मुझे पता चलता है कि मेरा एंटीवायरस ने कोई अलर्ट जनरेट किया है। ये आपको पता चल रहा है ये क्या हो रहा है, ये एक टाइमलाइन बन गई है, ठीक है। ये कोरिलेशन हो गया, ये कोरिलेशन करना पड़ता है। ये कौन करता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिस्ट आप खाली CCNA सिक्योरिटी करके नहीं बन सकते, आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सा है सिग्निफिकेंट रिलेटेड इवेंट्स, यानी अगर आपके पास कोई इवेंट आया तो आपने उसकी फिर पूरी स्टोरी बनानी होती है, टाइमलाइन निकालनी होती है। फोरेंसिक समझ लो इसको, थोड़ा सा फोरेंसिक है, ये पूरी फोरेंसिक नहीं है, ठीक है। फिर कंप्लीट कंट्रोल कि हार्डन द डिवाइस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एप्लीकेशन, ये लेयर 2 सिक्योरिटी जो हम सारी पढ़ते रहे हैं। आइसोलेट सब्सक्राइबर सिस्टम एंड सर्विसेज। फिर एनफोर्स द सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है कि फेसबुक ब्लॉक करना है तो हमने ब्लॉक करना है। हमने कैसे ब्लॉक करना है? अगर सिस्को ऐसे हमें सोल्यूशन नहीं देती तो हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे कि हम फेसबुक ब्लॉक करें? या हमारी कंपनी इतनी माइक्रो पॉलिसिंग के अंदर चली जाती है कि वो कहती है फेसबुक के ऊपर सिर्फ चैट फीचर डिसेबल करना है, तो फिर आपकी सिस्को की जो ASA जो हमने पढ़ी है या जोन बेस्ड फायरवॉल पढ़ी, मेरे ख्याल में वो ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती। तो हमें फिर एडवांस एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिस्को एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स नहीं बनाती, सिस्को बनाती है, मगर हम बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इवन CCNP सिक्योरिटी राइट नाउ। अच्छा, फिर सिस्को सेफ के जो आर्किटेक्चर के अंदर एक और फ्रेमवर्क, ये सिस्को सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क को ही बड़े उसके अंदर बड़े पिक्चर के अंदर दिखाया गया। ये सिस्को सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क है जिसे हमने SCP कहा हुआ था, SCF, ठीक है। और देखो अब इसके अंदर 2 पोर्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एक हार्डनिंग है, ये कंट्रोल है, और ये विजिबिलिटी है। हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, हमने मॉनिटर किया, हमने कोरिलेट किया। अब उसके बाद क्या करना है? हमने कंट्रोल भी करना है। राउटर, सर्वर्स और स्विचेस के ऊपर हमने हार्डनिंग की, हमने आइसोलेशन किया और हमने इन्फोर्स किया, ठीक है। और उसके नीचे फिर हमारे डाटा सेंटर का नेटवर्क आ गया, हमारे कैंपस नेटवर्क आ गया, हमारी वैन एज आ गई, हमारी ब्रांच आ गई, हमारा इंटरनेट एज आ गया जो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी ई-कॉमर्स आ गई। ई-कॉमर्स बड़ी क्रिटिकल होती है, ये बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को उठा के शायद क्लाउड पे भी लेके जा रहे हैं, मगर दैट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी पॉलिसी क्या है। सिस्को वर्चुअल ऑफिस हो गया, वर्चुअल यूज़र हो गया, पार्टनर साइट्स हो गई। पार्टनर साइट बड़ी क्रिटिकल होती है कि आपकी अगर 20 पार्टनर साइट्स हैं और वो सारी की सारी अपने ही बिजनेस ऑपरेट करती हैं, उनका अपना बजट है, और आप उनको कहो जी ये लेटेस्ट फायरवॉल लगाओगे, चल चुप कर, इतनी महंगी फायरवॉल हम नहीं लगा सकते। तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उनको लेस सिक्योर साइट्स की तरफ डालना पड़ेगा, और आपको उनसे जो ट्रैफिक आ रही है उसको बड़े ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, ठीक है। फिर ये नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन जिसको हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा कि ये सारी की सारी स्टोरी है। ये डायग्राम अगर आप अपने सामने प्रिंट आउट करके लगा लें तो आपको काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमने करना क्या, ठीक है। ये DLP, PCI, थ्रेट कंट्रोल, ये थोड़ी CCNA सिक्योरिटी से अबव चली जाती हैं, मगर DLP इज़ लाइक अ डाटा लीक प्रिवेंशन और स्टफ। अच्छा, अब उसके बाद जैसे पब्लिक DMZ की स्टोरी आ जाती है, यानी ये सेफ डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कि DMZ कुछ ऐसे सर्वर जो हमने DMZ के अंदर रखने हैं। अच्छा, इस डायग्राम से ना मैं इत्तेफाक नहीं करता, उसकी वजह यह है कि इसमें मेल सर्वर भी रखे हुए हैं, ठीक है,
और मैंने वेब सर्वर्स भी रखे हैं, वेब पोर्टल्स भी रखे हैं। मैं आइडियली क्या करूँगा, मैं इसके ये 2 DMZ बना दूंगा, एक DMZ1 बना दूंगा, एक DMZ2 बना दूंगा। DMZ1 को मैं मोर सिक्योर करके उसमें मेल सर्वर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेल सर्वर जो है मेरा मोर सिक्योर कंपोनेंट है ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो पब्लिक DMZ बना लिया, और DMZ के अंदर हमने देखना है सर्विस अवेलेबिलिटी एंड रेजिलियंस, कि भाई अगर एक मेल सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे, और ये DMZ तक पहुंचने के लिए दूसरी फायरवॉल भी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, 2 इंटरनेट कनेक्शंस हैं या नहीं, डॉस अटैक्स, डाटा लीक्स, कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंश्योर यूज़र कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, CIA ट्राइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल है, इंक्रिप्शन है, इंटेग्रिटी, अगर डाटा A प्लेस से B की तरफ जा रहा है तो ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो डाटा A से चला था वो एग्जैक्टली B तक जो पहुंचा है तो वो वही डाटा है। फिर उसके बाद सर्वर एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, के भाई एंटीवायरसेस और सर्वर के ऊपर प्रॉपर पैचिंग है या नहीं, सर्वर के ऊपर हम वल्नरेबिलिटी स्कैन चलाते हैं या नहीं। फिर सर्वर एंड एप्लीकेशन सेगमेंटेशन, के हमने कोई जो चीज़ DMZ में रखनी है वो ऐसी हो जो पब्लिक हो, ये ना हो कि अंदर इंटरनल डाटाबेस सर्वर भी उठा के आपने DMZ पे रख दी हो। ट्रस्ट में जब कंपनी ग्रो करती है तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता आपको क्या क्या कुछ आपके DMZ में पड़ा हुआ है। इससे आगे चलते हैं, वही सेफ डिज़ाइन को उसने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि पार्टनर नेटवर्क हो गया, टेली वर्कर्स हो गया, ये आपके वो यूज़र्स हैं जो मूव होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपके पार्टनर नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी है, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज़ बना रहे हैं मगर उर्दू IT अकेडमी के पार्ट नहीं है और वो पैसे लेके बना रहे हैं, वो हमारे पार्टनर्स हो गए। हमारी उर्दू IT अकेडमी की ब्रांचेज हो सकती हैं जो दुनिया में 6 जगह पे फैली हुई हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं और वो किस तरह कनेक्टेड है, वो हमें थ्रू द WAN कनेक्टेड है या थ्रू द VPN कनेक्टेड है। आजकल ऑलमोस्ट हर चीज़ ही थ्रू द VPN कनेक्टेड है, अनटिल अनलेस आप बहुत सिक्योर कनेक्टिविटी और लोकलाइज्ड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से अमेरिका या पाकिस्तान से यूरोप या इंडिया से यूरोप की कनेक्टिविटी जो सी ओवर द VPN के अलावा अगर आप लें तो बहुत महंगी पड़ जाती है आपको, अनटिल अनलेस आपके दोनों साइडों पे सिमिलर ISP और वो आपको ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ सेफ डिज़ाइन का बहुत 5000 फुट व्यू है। उसके बाद ये जो सा है हाई लेवल डिज़ाइन है, ठीक है। ये सिस्को सेफ का ना पोस्टर है, ये मैंने अगर आप सिस्को सेफ पोस्टर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको सिस्को सेफ का पोस्टर मिल जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट किया हुआ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ इसमें है क्या। ये एक्चुअली हाई लेवल व्यू है, ठीक है, कि सबसे पहले रिमोट साइट है, पार्टनर है, बॉर्डरलेस मोबिलिटी है, ये जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस हो सकती है, सिस्को क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज अगर सिस्को कोई ऑफर कर रही हैं, और ये इंटरनेट एज है, ये एक्स्ट्रा नेट है, ये वैन एज है, ये E-कॉमर्स है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो जहाँ मेरे इंटरनेट यूज़र्स आ रहे हैं। अब इंटरनेट जहाँ जहाँ भी आ रहा है तो मुझे उधर वहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर इस डोमेन से निकल के फिर मुझे कोर में जाना पड़ेगा, फिर डेटा सेंटर है, फिर कैंपस है, फिर मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट देख रहे हैं डोमेन हर चीज़ तक पहुँच रही है आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो सा है ये मेरे ख्याल में आपका कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो से आपका डाटा सेंटर नेटवर्क है उसने बनाया हुआ है, VPCs बना के और तुम्हारे नेक्सस वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो से हैं ये मैनेजमेंट डोमेन है कि आपको मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ चाहिए, ये नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल्स वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं। फिर ये वैन एज है, यानी प्राइवेट ISP WAN 1 SP2, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर आपने 2 रखे हुए हैं, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा नेट है कि आपके पास फायरवॉल्स लगी हुई है, एक्स्ट्रा नेट, एक्सटर्नल मोबाइल एक्सेस दी हुई है। फिर फायरवॉल के पीछे जो से आपने स्विचेस के साथ जो से IPS लगाई हुई है, अब ये इनलाइन भी हो सकती है और IDS मोड में भी हो सकती है। फिर इसके बाद ये आपको इंटरनेट एज है। फिर ये E-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, E-कॉमर्स एप्लीकेशंस है कि भाई आपके जो से है डेटाबेस टीयर पड़ी हुई है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन टीयर है, ये वेब टीयर है, ठीक है, कि जब सबसे पहले यूज़र आके ही आपके पास यहाँ पे हिट करता है, और ये देखो आपके पास लोड बैलेंसर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर ये सर्वर सेट डाउन हो जाता है तो यहाँ पे जिस तरह भी लोड बैलेंसिंग करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये नहीं, ये सेफ डिज़ाइन आप लोगों को और बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है। आई वुड सजेस्ट यू लुक एट इट, बहुत डिटेल है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है, मगर इट्स वर्थ हैविंग अ लुक। कमिंग बैक टू द स्लाइड, ये मेरे ख्याल में हमारी आखिरी स्लाइड है, टॉप 10 टेक्नोलॉजीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। गार्टनर एक यूनिवर्सल नॉन वेंडर रिलेटेड एक कंपनी है, आप ये कह सकते हो, और वो जो से ना हर चीज़ को ऑलमोस्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। मैजिक क्वाड्रेंट मेरे ख्याल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने 2014 के अंदर लास्ट ईयर जो से लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें ये 10 टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कस किया है। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, मगर आई वुड टच द बेसिक्स ऑफ इट। क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी ब्रोकर, अब हर चीज़ जो सी है वो उन्होंने लोगों ने उठा के क्लाउड में रख दी है। अब क्लाउड में जब जा रही है तो हम हर चीज़ की विजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें तो उसके लिए अब कुछ नई कंपनीज आ गई हैं जो सिक्योरिटी ब्रोकर का काम करती हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि कुछ कंपनीज़ के नाम लिखूं, मगर आई वुड इग्नोर इट एट दिस टाइम,
मगर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हर टॉपिक के नीचे 5 कंपनीज़ के नाम लिख दूंगा, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो, ठीक है। एडेप्टिव एक्सेस कंट्रोल, कि एडेप्टिव एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की तरफ थोड़ा सा चला जाता है कि अच्छा ये यूज़र अगर पाकिस्तान से ही लॉगिन होता है तो ये पाकिस्तान से ही लॉगिन हो रहा हो। प्रिवेसिव सैंडबॉक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया है कि आप अगर एज ए यूज़र बैठे हो और आपने कोई एक्जी डाउनलोड करनी है, ये मैं ड्रॉ किए बगैर ड्रॉ किए बगैर गुजर नहीं सकता। ये आपके पास लैपटॉप है और ये आपका इंटरनेट का कनेक्शन है। अब एक यूज़र ने कोई चीज़ डाउनलोड की है, से फॉर एग्जांपल calc.exe, बाहर लग रहा है आपको calculator.exe, मगर मैं इसको यूज़र के पास जाने से पहले जो है अपने पास एक सैंड बॉक्स है उसके अंदर रखता हूँ और इसको चलाता हूँ और देखता हूँ ये कैसे बिहेव करता है। अगर ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर करता है कि भाई इंस्टॉल होने के बाद रजिस्ट्री सेटिंग्स चेंज करेगा और जाके 5 इंटरनेट वेबसाइट्स पे जाएगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे जाएगा और इस कंप्यूटर को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, तो मैं इस यूज़र को अलर्ट कर दूंगा या एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर दूंगा किसी ने कोई एक्जी डाउनलोड किया और मेरे नज़दीक उसकी वर्डिक्ट जो सी है मेलवेयर है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जो से हैं सैंड बॉक्सिंग सोल्यूशंस यूज़ कर रही हैं इस टाइम राइट नाउ, ठीक है। फायर आई जो सा है इस टाइम मार्केट लीडर है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इस तरह पोलो ऑल्टो ने जो सा है वाइल्ड फायर यूज़ करनी शुरू की और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। सिस्को के अंदर मेरे ख्याल में एम्प यूज़ हो रहा है उसके अंदर, AMP, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा भी रिसेंटली है सिस्को का, मगर फायर आई इज़ द लीडर। IOC मीन इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है, मलिशियस IP एड्रेस हो सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर का IP एड्रेस हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड पर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सोल्यूशन के एंड पॉइंट के ऊपर कोई मेलवेयर आ जाए, ठीक है, उसके लिए ये एंटीवायरस नहीं है, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट एंटीवायरस, इज समथिंग एल्स, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस है मार्केट में। ब्रोमियम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली। बिग डाटा सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स, सिम सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, मैं काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहा हूँ। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इसके ऊपर कोई सीरीज़ बना सकें, ठीक है। मशीन रीडेबल थ्रेट इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग द रेप्यूटेशन सर्विसेज, कि मशीन हम अगर कोई दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई मिलिशियस IP एड्रेस, कोई मिलिशियस अटैक, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो मेरी फायरवॉल को खुद ब खुद पता चल जाए, मेरी फायरवॉल उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर दे। इस टाइम इस पर बड़ा काम हो रहा है। कंटेनमेंट आइसोलेशन एज अ फाउंडेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कि अगर खुदा न खास्ता कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो हम उसको कंटेन कर सकें, कैसे कंटेन कर सकें, उस तरह के सोल्यूशन हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिक्योरिटी, कि सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हार्डवेयर ख़त्म हो जाएंगे, मगर सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर लेवल पे कहाँ सिक्योरिटी करेंगे। इंटरैक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, इसके लिए ना गार्टनर एक टर्म यूज़ करती है AST, इसके लिए यहाँ पे इंटरैक्टिव भी है, डायनामिक भी है और भी काफ़ी, स्टैटिक भी है, SAST, DAST और IAST, कि भाई एप्लीकेशन की टेस्टिंग होनी चाहिए, लाइक पेन टेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट फीचर सेट है द सिक्योरिटी गेटवेज, ब्रोकर्स एंड फायरवॉल्स टू डील विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग लाजमी नहीं सारी की सारी XP चल रही है, किसी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया हुआ, आपके घर के CCTV के ऊपर सोल्यूशन के अंदर, या आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट के अंदर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, आपके घर में जो फ्रिज है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, या और भी कोई चीज़ है इंटरनेट से कनेक्ट होती है, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी फायरवॉल आपको क्या फीचर सेट देती है, वो FTP नहीं यूज़ करते, वो कोई अपना सेल्फ बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो कोई ऐसे सोल्यूशन जो आपको इन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। दीज आर द 10 थिंग्स जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर यूज़ टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं इस टाइम एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैम। कि जब तक आप, सबसे बड़ा जो इस टाइम चैलेंज है, मुझे अच्छी तरह याद है सिस्को IPS के अंदर काफ़ी अर्सा पहले, मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि ग्लोबल कोरिलेशन की बात करनी शुरू की थी, कि हमारे पास अगर कंप्रोमाइज़ IP एड्रेस आता है तो हम वो इन्फॉर्मेशन सिस्को के वो कमांड एंड कंट्रोल नहीं किया होता है, वो सिक्योरिटी सेंटर को भेजेंगे, ठीक है, और वो सिक्योरिटी सेंटर दुनिया में तमाम IPS में अपलोड कर देगा कि ये जो पब्लिक IP एड्रेस है ये जो सा है मिलिशियस है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट होनी शुरू होगी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मैं अपनी कंपनी से शेयर कर रहा हूँ तो क्या मैं कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं और पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन भी शायद इसमें आ सकती है। तो इट्स लाइक अ वेरी ग्रे एरिया, मगर अमेरिका के अंदर बड़ी हैवीली प्रैक्टिस होती है। यूरोप थोड़ा सा इससे हट के रहता है कि हाँ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो इस सॉर्ट ऑफ अ ब्लर लाइन, और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो है हमारे टॉप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनमें से कितने हमारे CCNA सिक्योरिटी में कवर होते हैं ये एक डिफरेंट डिबेट है, आपने सिर्फ फायरवॉल पढ़ी है अभी तक, ठीक है। तो और बहुत सारे सोल्यूशन हैं, ठीक है, मगर ये टॉप 10 जो से हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 2014 अक्टूबर की अपडेट है। अल्हम्दुलिल्लाह CCNA सिक्योरिटी ख़त्म हो चुका है,
काफ़ी टाइम लिया हमने 39 लेक्चर्स बनाने में। 16 मार्च 2014 मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने शुरू किया था, पहला लेक्चर अपलोड किया था। 525 दिन हो गए आज के हिसाब से, ठीक है। और एवरेज एक लेक्चर बनाने में हमें जो सा है कितने दिन लगे, 16 दिन एक लेक्चर बनाने में। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक आउट की है, हम जो से एग्ज़ाम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद रमज़ान आ गया बीच में, फिर अल्लाह ने मुझे एक बेबी दिया, ठीक है, हाशिर, हमने अपलोड की थी उसकी तस्वीर। और तो ये सारे मसले मसाइल साथ साथ चलते रहे। फिर हमने रमज़ान में ब्रेक भी ली, कुछ और भी टीम भी मूव हो रही थी, इस वजह से भी हमने ब्रेक ली, कुछ बंदे भी अप डाउन होते रहे। तो मगर वी हैव रीच्ड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। CCNA सिक्योरिटी इज़ फिनिश टुडे एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दैट्स द लास्ट वर्ड। और जिन्होंने अपने फ्यूचर सिक्योरिटी में बनाना है, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है, इट्स अ फ्यूचर। और ये जो सी है कहीं जाने नहीं लगी, क्योंकि हैक्स कहीं नहीं जा रहे। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली सीरीज़ में। अल्लाह हाफिज़।